हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये जो वीडियो है ना, ये जो अभी बीए के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीए में अभी एडमिशन लिया है 12वीं क्लास के बाद सीधा बीए में, और दूसरे कॉलेज कोर्सों में जो है कोर्सेज में उन्होंने एडमिशन लिया है कॉलेज में, और एमए के भी जो स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें कि अभी जो है उनके एग्ज़ाम जो हैं आने वाले हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको कठिनाइयाँ जो हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम कैसे होगा वो जो है को बहुत बच्चों को जो है समझ में नहीं आ रहा है सिलेबस, ठीक है। और एग्ज़ाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि 12वीं 11वीं 12वीं में जब आपने एग्ज़ाम दिए तो वहाँ पे जो आंसर का जो पैटर्न होता है ना, वो बहुत ही एक छोटा पैटर्न होता है, छोटे आंसर वहाँ पे दिए जाते हैं। लेकिन जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, बीए करते हैं या एमए करते हैं, तो जो आंसर लिखने का जो शब्द का जो दायरा है ना, शब्दों का, वो बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरा जो कोर्स का पैटर्न है वो भी काफ़ी बदल जाता है। यानी कि अगर हम 12वीं और फिर सीधा बीए की बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल, या बीएससी की बात करें, या फिर बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर किसी बीए के बाद एमए की बात करें, तो बहुत बड़ा एक जो है दायरा बढ़ जाता है एक डिग्री से। यानी कि 12वीं से लेके अगर बीए में जाएँ या बीए से लेके एमए में जाएँ, तो काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम पढ़ाई कहाँ से शुरू करें, हम कैसे इतने बड़े कोर्स को समझें, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आंसर कैसे लिखेंगे। क्योंकि अभी तक वो 12वीं के जो स्टूडेंट थे, अभी तक वो छोटे आंसर लिखते हुए आए थे। अब जो है उनको आंसर की जो शब्दों की संख्या है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो ये वीडियो उन्हीं ऐसे स्टूडेंट के लिए है कि आप बीए, खासतौर पे बीए और एमए के स्टूडेंट जो हैं वो क्या करें, कैसे अपने पेपर को आप लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे समझेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, एंड तक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं या एमए के भी स्टूडेंट हैं, और पहले आपका जो कॉन्सेप्ट है टॉपिक्स का, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश क्यों ना हो, पहले ना आप हर टॉपिक के बेसिक को अच्छी तरह से जो है क्लियर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि बहुत से बच्चों के ना, और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं। ऐसा जब मैंने एग्ज़ाम दिए मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी क्या करा कि जब मैं 12वीं से मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई मैंने करी, तो मेरे लिए भी एक जो टॉपिक्स थे वो काफ़ी बड़े हो गए थे। मुझे भी ऐसा लगा था कि हाँ भाई, पहले तो आंसर हम छोटे लिखते हुए आए, अब हमें ज़्यादा समझना पड़ेगा। तो ये सबके साथ होता है, आप इसमें पहले स्टूडेंट नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए, माइंड को जो है अपने रिलैक्स करिए, और ध्यान से जो है टॉपिक्स को पढ़िए। सबसे पहले आपका क्या काम है कि जो भी आपके चैप्टर का नाम है ना, पहले चैप्टर वाइज जो है, लेसन वाइज या चैप्टर वाइज आप एक लिस्ट बना लीजिए, और जो भी आपके चैप्टर्स के नाम है ना, उन सब चैप्टर्स के नाम को एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए राजनीतिक सिद्धांत का ही एक पार्ट है, ठीक है, तो उस राजनीतिक सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लीजिए। अगर न्याय का पार्ट है, लोकतंत्र का पार्ट है, तो आप उस लोकतंत्र को, न्याय को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब जब आप उस टॉपिक का जो है बेसिक समझ जाएंगे ना, तब आप उसको, क्योंकि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं अब आप, तो आपको जो आंसर है ना वो काफ़ी हद तक जो बेसिक नॉलेज है, उस बेसिक नॉलेज में ही अपना जो आपका एक्सपीरियंस है सोसाइटी का, समाज का, फॉर एग्जांपल आप राजनीतिक विज्ञान का ही पेपर दे रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहे हैं, तो आप, ऐसा नहीं है कि पूरा आंसर आपको किताब से देना है। आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप बीए कर रहे हैं, आप एमए कर रहे हैं, तो आप आंसर में जो बेसिक नॉलेज है वो तो आप अपनी समझी हुई नॉलेज को लिख सकते हैं। लेकिन बहुत सारा पेपर जो है आप कैसे करेंगे, आप अपने जो पर्सनल आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो सोसाइटी के साथ आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप ये कोशिश करिए कि उन एक्सपीरियंसेस के जो उदाहरण हैं वो आप अपने आंसर में दे सकें। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि आपकी एक तो नॉलेज भी बढ़ती है कि हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को अपनी पढ़ाई से, समाज की किसी चीज़ को अपनी पढ़ाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना किसी भी कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बीच में ही लटके रहेंगे। लेकिन अगर आपने, मान लीजिए आप क्वेश्चंस की ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी जिस चैप्टर का, जिस लेसन का वो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को आपको, जो उस लेसन का जो बेसिक है ना, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि
जब भी आप किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी लेसन या किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप उसको फाइनल करिए, आपको उसको बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि बीच में जब आप छोड़ देते हैं आधा अधूरा टॉपिक या 25% आपने किया, फिर कहा 75% में बाद में कर लूँगा, तो फिर ऐसे आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। आपको एक एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है, देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो मेरा खुद आजमाया हुआ तरीका है, और मैंने कई लोगों को, कई अपने स्टूडेंट्स को और कई दोस्तों को भी ये सलाह अपने समय में जब मैं कॉलेज में था मैंने दी थी, और उनके भी एग्ज़ाम अच्छी तरह से सक्सेसफुली क्लियर हुए थे, और मैंने भी अपना एग्ज़ाम जो है सक्सेसफुली इन्हीं मेथड से किया था। तो आप इधर उधर भटकने की बजाय, आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आप जितने भी ठंडे दिमाग से, आपके जितने भी लेसन्स हैं किसी किसी भी सब्जेक्ट के हों, उनके पहले उनका जो है आप एक तरह से समरी या उनका जो बेसिक है ना, वो पूरी अच्छी तरह से समझ लीजिए। और मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि फिर आप उसके बाद अपनी ज़िंदगी से, सोसाइटी से भी, समाज से भी उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कहीं ना कहीं आप। क्योंकि क्या है कि हमें कॉलेज के, जब हम बीए और एमए के आंसर्स को लिखते हैं ना, तो इतने बड़ी चीज़ें हमें अचानक याद नहीं आती कि हम किताब से कहाँ ढूंढ के लिखें, क्या करें। तो सबसे अच्छा रास्ता ये भी होता है कि हम बेसिक जो हमारा आंसर का पैटर्न है वो हम करें, जो हमने किताब में पढ़ा, जो भी हमें याद है। उसके बाद हम बहुत सारे उदाहरण से जो है कॉपी को भी भर सकते हैं। उदाहरण भी कैसा, जो रेलिवेंट हो, उससे कनेक्टेड हो टॉपिक से। ऐसा नहीं है कि प्रश्न में पूछा कुछ और गया और हमने उसका आंसर कुछ और दे दिया है। ठीक है, तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप अपनी जो जैसे लेसन्स हैं उनके बेसिक्स को आप क्लियर कर लें, किसी भी तरह से क्लियर कर लें। ये ना सोचें कि इसमें इतना समय लग रहा है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में आपको किसी भी लेसन का जो बेसिक है ना, वो कैसे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्या कभी-कभी क्या होता है कि जो लैंग्वेज है ना, अब अगर मैं हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करूं, तो जब बीए में एंटर करते हैं ना बच्चे पहली बार, तो थोड़ी सी कठिन, हिंदी मीडियम के बच्चे भी थोड़ी हिंदी में कठिनाई महसूस करते हैं, और एमए के बच्चे भी जो है वो हिंदी मीडियम में कठिनाई महसूस करते हैं, और यही हाल इंग्लिश मीडियम वालों का भी होता है। ठीक है, तो उसमें शायद आपको क्या है, करना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो बहुत ज़्यादा कठिन शब्द आपके चाहे हिंदी के हों चाहे इंग्लिश के हों, एक बार आप जिस भाषा में उनको सही से समझते हैं ना, उसमें ट्रांसलेट करके बस एक बार उसका मीनिंग जान लो। कभी कभार क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा होता था, मेरे कई स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा होता है कि हमें ना सिर्फ 2-4 मीनिंग, जैसे उदारवादी है, ठीक है, पूंजीवाद है, कभी कभार क्या होता है बच्चों को ना ये टर्म्स थोड़े से नए लगते हैं कुछ बच्चों को। ठीक है, और भी बहुत सारे हिंदी के ऐसे डीप वर्ड्स होते हैं जिसके कारण वो वर्ड जो है बार बार जो है चैप्टर में आता है। अब उस एक वर्ड या 2-4 वर्ड की वजह से बच्चा पूरा चैप्टर समझ नहीं पाता है। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो सिर्फ जो 4-5 जो शब्द हैं उनके कारण ही आपको जो चैप्टर है पूरा बोरिंग लगता है, आप ऊब जाते हैं उससे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो कठिन शब्द आए हैं, चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, आपको ऐसे कठिन शब्दों का जो अर्थ है अपनी भाषा की सहूलियत के हिसाब से, जो भाषा आपको आती है उसमें जान लीजिए। ठीक है, फिर देखिएगा आपको जो है चैप्टर का बेसिक भी समझ में आ जाएगा, चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, और आपको जो उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी समझ में आ जाएंगे, और उसका आंसर आप जो है चैप्टर के बेसिक के हिसाब से जो आपको समझ में आया, और उसको समाज, सोसाइटी और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसका एक मिला जुला कर आप देखिए, पूरी तरह से आंसर लिखने में जो होंगे सक्षम होंगे। क्योंकि एक आंसर में हमें क्या करना पड़ता है, किताबी भाषा तो हमें लिखनी ही पड़ती है, साथ में क्योंकि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप बीए और एमए के स्टूडेंट हैं, तो आपको जो है अपने कुछ एग्जाम्पल भी एग्ज़ाम में देने पड़ते हैं। उससे क्या होता है कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो ये समझने में जो है उसको आसानी होती है कि आपने मेहनत करी है और आप जो है अपने सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ रखते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल भी आपको एग्ज़ाम के टाइम पे पैनिक नहीं होना। आप मेरा ये तरीका आजमा कर देखिए। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने अपने जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं बुक्स में, उनके बेसिक को समझा और उसको कनेक्ट कर पाए सोसाइटी से, अपने एक्सपीरियंसेस से, और आपने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा है, तो देखिएगा आप सक्सेसफुली जो है अपने कॉलेज के, चाहे वो फिर बीए का एग्ज़ाम हो, चाहे एमए का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर किसी और डिग्री का एग्ज़ाम हो, आप आसानी से जो है
आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप कनेक्ट कर पाएंगे। मैं यहाँ पे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि वो सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे समाज और सोसाइटी से जो है रिलेटेड ही होते हैं। कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच लगानी पड़ती है और हमें बेहतर एग्जाम्पल्स जो हैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए खोजने पड़ते हैं। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये ट्रिक आप ज़रूर आजमाइएगा जो मैंने अभी आपको बताई है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या आपको लगता है कि आपके सामने कोई कठिनाई है जो एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपके सामने आ रही है, आप जो है नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इसे जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं, जो मैं एग्ज़ाम्स की गाइड और मेरे जो लेक्चर्स हैं वो आप तक जो है टाइम तक पहुंच सकें और आप जो है उनका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।